इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 7, अध्याय 7 और अध्याय का नाम है प्रकृति में ऊष्मा का स्थानांतरण। इस अध्याय की पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है और वह वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम 7.2 संबंध से प्रारंभ करते हैं। धुआं ऊपर क्यों उठता है, आइए इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। यहाँ पर ये जिज्ञासु बालिका है। इसके अंदर जिज्ञासा की भावना पैदा होती है कि धुआं ऊपर क्यों उठता है। इसमें धुआं ऊपर क्यों उठता है, आइए इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 7.2, आइए अन्वेषण करें। समान आकार के कागज के 2 कप लीजिए। हमने क्या करना है, समान आकार के कागज के 2 कप लेने हैं। उन्हें समान लंबाई के 2 धागों की सहायता से लकड़ी की छड़ के अंतिम छोर पर लटकाइए, जैसा कि चित्र 7.3 के में दिखाया गया है। यहाँ पर प्रदर्शन के लिए प्रारंभिक व्यवस्था, कागज का कप, ये कागज के कप दिखाए गए हैं 2, ये धागा दिखाया गया है और ये लकड़ी की छड़ है, इसको ऊपर से बांध दिया गया है। तो इस तरह से ये चित्र दिखाया गया है। अब कपों की स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि छड़ क्षितिज रहे। तो इसमें यहाँ पर पहले छड़ जो है यहाँ पर सीधी रहनी चाहिए, ये ऐसे रहनी चाहिए, क्षितिज रहनी चाहिए। और फिर आगे जो है कप के नीचे जलती हुई मोमबत्ती को रखिए। हमने क्या करना है, एक कप के नीचे जलती हुई मोमबत्ती को रखना है, जैसा कि दिखाया गया है। यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है। आगे इसमें है अवलोकन करें कि कप के साथ क्या हुआ। अब हमने यह देखना है कि कप के साथ में क्या हुआ। अपने अवलोकनों को तालिका 7.3 में अंकित कीजिए और संभावित कारणों को सोचिए। अब इसमें क्या है, ये चित्र है गर्म वायु का ऊपर उठना। क्या था, हमने 2 कागज़ के कप लिए थे यहाँ पर, और एक कागज़ के कप के नीचे हम जो है मोमबत्ती जलती हुई रख दी है। इसमें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसे धुआं उत्पन्न होता है और ये जो है ऊपर उठ जाता है। इसमें लकड़ी की छड़ है, ये धागा है, ये कागज का कप है। इससे आगे 7.3 क्रियाकलाप 7.3 संभावित कारण सहित अवलोकनों को अंकित करें। इसमें जो हमें संभावित कारण है हमने उनको यहाँ पर लिखना है। आप निरीक्षण में पाते हैं कि जिस कप के नीचे मोमबत्ती रखी थी वह ऊपर उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? मोमबत्ती की लौ के आसपास की हवा गर्म हो जाती है। जैसे ही कप के अंदर की हवा गर्म होती है तो वह फैल जाती है और अधिक स्थान घेरती है। परिणाम स्वरूप यह हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। तो इसमें मोमबत्ती जिस कप के नीचे रखी थी वो कप जो है ऊपर क्यों उठता है, उसमें क्या है भी, मोमबत्ती की लौ के आसपास की हवा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और कप के अंदर की हवा क्या होगी, गर्म होगी, वह फैल जाती है और अधिक स्थान घेरती है। इसलिए हल्की हवा जो है ऊपर की ओर उठती है। आप वायु के गर्म होने पर उनके फैलाव का अनुभव आंशिक रूप से फूले हुए गुब्बारे को धूप में रखकर कर सकते हैं। गुब्बारे में भरी वायु गर्म होने के बाद फैलती है और गुब्बारा जो है बड़ा हो जाता है। इसमें यहाँ पर दिखाया गया है गुब्बारे में भरी वायु धूप में रखने पर फैलना। जो वायु है, जैसे गुब्बारा है, हमने पहले इसमें वायु भर दी है, फिर हमने इसको क्या धूप में रख दिया है। धूप में रखने से क्या है, गुब्बारा जो है फैल जाता है। इसका क्या कारण है कि गुब्बारे को जब धूप में रखा जाता है तो उसके अंदर की वायु फैल जाती है और वायु फैलने से गुब्बारा जो है बड़ा हो जाता है। यह गुब्बारा फैल जाता है, बड़ा हो जाता है। आपने अवश्य देखा होगा कि मोमबत्ती जलाने पर उसका धुआं ऊपर उठता है। धुआं गर्म गैसों एवं सूक्ष्म ठोस कणों का मिश्रण होता है। तो इसमें ये प्रश्न भी बन जाता है कि धुआं क्या चीज़ है। जो धुआं जो है हम देखते हैं वो क्या है भी, गर्म गैसों और सूक्ष्म ठोस कणों का मिश्रण जो किसी पदार्थ को जलाने पर निकलता है, और जैसे यह आसपास की वायु को अधिक गर्म कर देता है वैसे धुआं ऊपर उठने लगता है। द्रव में ऊष्मा स्थानांतरण किस प्रकार होता है? क्या द्रव भी गर्म करने पर हवा के समान ऊपर उठते हैं? आइए क्रियाकलाप निम्नलिखित क्रियाकलाप करके पता लगाइए कि द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। तो इसमें यहाँ पर हमने द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है ये क्रियाकलाप करेंगे। आगे है
क्रियाकलाप 7.3 आइए पता करें। सावधानी, यह क्रियाकलाप शिक्षक अथवा किसी वयस्क के निरीक्षण में ही किया जाना चाहिए। जल से भरा आधा भरा हुआ 500 ml का एक बीकर लीजिए। हमने क्या करना है, जल से भरा हुआ आधा भरा हुआ 500 ml का बीकर लेना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक नली की सहायता से पोटासियम परमैंगनेट का एक कण बीकर की तली के मध्य में रखिए। हमने क्या करना है, पोटासियम परमैंगनेट का एक कण जो है बीकर की तली में रखना है। इससे आगे है, इसमें यहाँ पर ये प्रदर्शन हेतु, ये प्रदर्शन के लिए चित्र दिखाया गया है। इसमें ये मोमबत्ती है, यहाँ पर ये त्रिपाद स्टैंड है, ये तार की जाली है, और इसमें ये बीकर है, ये जल लिया गया है, और एक नली स्ट्रा ली गई है। ये क्या है, प्रारंभिक व्यवस्था। क्या चीज़ है, प्रारंभिक व्यवस्था है। एक मोमबत्ती को बीकर के ठीक नीचे ठीक मध्य तली में रखिए। हमने क्या करना है, मोमबत्ती को बीकर के नीचे रखना है, मध्य में। जल में रंगीन धारी की चाल का निरीक्षण कीजिए। जैसे आप उष्मा देते हैं वैसे ही रंगीन धारी ऊपर उठने लगती है और फिर वह किनारों की से नीचे आती है। जल में रंगीन धारी मध्य से ऊपर क्यों उठती है और किनारों से नीचे क्यों आती है? बीकर की तली के जल को उष्मा मिलती है, जिसे जल गर्म होकर के फैलता है। इसका उत्तर क्या है, बीकर की तली है, जल उष्मा मिलेगी और जल गर्म होकर के फैलेगा और फैल हल्का होकर के ऊपर उठता है। बीकर के किनारों का जल तुलनात्मक रूप से ठंडा व भारी होता है। जो बीकर के किनारे हैं उनका जल जो है तुलनात्मक रूप से ठंडा और भारी होगा, और यह नीचे आता हुआ जल ऊपर उठते हुए जल के स्थान ले लेता है। यह जल भी गर्म होकर के बाद में ऊपर उठता है। तो इसमें यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, गर्म जल में संवहन का प्रदर्शन। इसमें क्या है कि जैसे बीकर है, बीकर के अंदर जल है और ये हमने जो पोटासियम परमैंगनेट है उसका एक कण जो नीचे डाल दिया है यहाँ पर। तो जब इसको गर्म करेंगे तो यह कण जो है ऊपर की तरफ उठेगा, क्योंकि जो जल है उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। हम देखते हैं यहाँ नीचे से तो ऊपर की तरफ उठता है, परंतु फिर किनारों इधर से ऐसे साइडों में से यह जो नीचे आता हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ से जल गर्म हो जाता है, गर्म जल ऊपर की तरफ बढ़ेगा और ऊपर की तरफ जाने से उसके स्थान पर साइडों में से ठंडा जल जो है आ जाएगा। इस तरह से संवहन के द्वारा द्रव या जल जो है गर्म होते हैं। यह चक्र चलता रहता है जब तक कि संपूर्ण आयतन गर्म नहीं होता। वस्तुतः इस स्थिति में संपूर्ण जल के कणों की गति के द्वारा गर्म हो जाता है। ऊष्मा स्थानांतरण की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। इस संवहन के कारण ही हम रंगीन धारे की चाल देखकर बीकर के अंदर देखते हैं। तो इसमें कहता है भी जब तक सारा गर्म जो आयतन है, संपूर्ण आयतन है जल का, वो गर्म नहीं हो जाता तो यह प्रक्रिया चलती रहती है और जल के कणों की गति के द्वारा क्या है, जल के कणों की गति के द्वारा संपूर्ण जल जो है गर्म होता है। इस प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया को कहते हैं संवहन कहते हैं। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वायु की भांति संवहन प्रक्रिया के कारण जल भी गर्म होता है। यहाँ द्रव या गैस के कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर वास्तविक गमन के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसमें कहता है भी ऊष्मा का स्थानांतरण द्रव या गैस के कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर वास्तविक गमन के कारण क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। स्थल समीर और समुद्र समीर 7.2.1। पालदेव सर्दियों के अवकाश में केरल की यात्रा के दौरान समुद्र तट पर जाने से के अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहता है कि दिन के समय समुद्र तट की रेत समुद्र के जल की तुलना में अधिक गर्म होती है, जबकि रात के समय रेत जल की तुलना में अधिक ठंडी होती है। पेमा उत्तर देती है, हाँ, विभिन्न वस्तुएं अलग अलग प्रकार से गर्म और अलग अलग प्रकार से ठंडी होती हैं। तो इसमें क्या है भी, जब वो यात्रा करता है तो यात्रा के दौरान समुद्र तट से पर जाने से अपने जो अनुभव प्राप्त करता है वो साझा करता है। वो कहता है कि दिन के समय समुद्र तट की रेत समुद्र तट के जल की तुलना में अधिक गर्म होती है और रात के समय रेत जो है समुद्र तट की रेत जो है अधिक ठंडी होती है, जबकि जल जो है गर्म होता है या जल की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो कहते पेमा कहती है विभिन्न वस्तुएं अलग अलग प्रकार से गर्म और अलग अलग प्रकार से ठंडी होती हैं।
आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से जांच करें कि स्थल और जल कैसे गर्म होते हैं। क्रियाकलाप 7.4 आइए जांच करें। सावधानी, इस क्रियाकलाप को किसी खुले धूप वाले दिन शिक्षक अथवा किसी व्यस्क के निरीक्षण में करना चाहिए। दो समान कटोरे लीजिए जैसा कि चित्र 7.6 में दर्शाया गया है। एक कटोरे को आधा जल से भरिए और दूसरे कटोरे को आधा मृदा से भरिए। हमने क्या करना है, दो समान कटोरे लेने हैं। इसमें एक कटोरा जो है आधा जल से भरना है और दूसरा जो है मृदा से भरना है। यहाँ पर ये चित्र दर्शाया गया है, मृदा और जल के तापमान का मापन। इसमें यहाँ पर इसमें कटोरे के अंदर क्या लिया गया, मृदा, और इसमें क्या लिया गया, जल। और ये इसमें यहाँ स्टैंड दिखाया गया है और इसमें यहाँ पर ये तापमापी है, यहाँ पर ताप मापने के लिए प्रयोग किया गया है। प्रत्येक कटोरे में चित्र 7.6 में दर्शाए अनुसार प्रयोगशाला तापमापी लगाइए और इन्हें धूप में रखिए। हमने क्या करना है, प्रत्येक कटोरी के अंदर जो है प्रयोगशाला तापमापी लगाना है और धूप में रखना है। यह भी सुनिश्चित कीजिए कि तापमापी का बल्ब जल और मृदा में पूरा डूबा हुआ हो, परंतु कटोरों के तलों और किनारों से स्पर्श न कर रहा हो। इसमें हमने ये सावधानी रखनी चाहिए कि तापमापी का जो बल्ब है जल और मृदा में तो पूरा डूबा होना चाहिए, परंतु कटोरों और के तलों और किनारों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इससे आगे है, मृदा व जल के तापमान को प्रत्येक 5 मिनट में मापिए और आंकड़ों को तालिका 7.4 में अंकित कीजिए। हमने क्या करना है कि यहाँ पर थर्मामीटर की सहायता से मृदा और जल का तापमान जो प्रत्येक 5 मिनट के बाद में मापना है और उस तापमान को इस तालिका में लिखना है। इसमें यहाँ पर क्रम संख्या दिखाई गई है, समय दिखाया गया है, मृदा का तापमान दिखाया गया है और जल का तापमान प्रत्येक 5 मिनट के बाद में मापना है और यहाँ पर हमने इसको लिखना है। जल एवं मृदा के तापमान में वृद्धि का अध्ययन कीजिए। क्या जल एवं मृदा के तापमान में समान समय में समान मात्रा में वृद्धि हुई है? यदि नहीं तो इनमें से कौन अधिक तीव्रता से गर्म हुआ है? 20 मिनट में जल और मृदा के तापमान में कितनी वृद्धि हुई? 20 मिनट पश्चात आप पाएंगे कि मृदा का तापमान जल की तुलना में अधिक बढ़ा है। यह इंगित करता है कि मृदा जल की तुलना में शीघ्रता से गर्म होती है। इससे हमें क्या निष्कर्ष निकालते हैं, मृदा जल की तुलना में शीघ्रता से गर्म होती है। क्या मृदा जल की तुलना में शीघ्रता से ठंडी भी होती है? गर्म होने के पश्चात मृदा एवं जल के कमरे के भीतर लाइए और 20 मिनट तक ठंडा होने दीजिए। आप देखेंगे मृदा जल की अपेक्षा शीघ्र ठंडी होती है। उसी प्रकार जैसे यह जल की तुलना में शीघ्र गर्म होती है, समुद्र तट के पास रहने वाले लोग जल और स्थल के अलग अलग दर से गर्म होने और ठंडा होने के कारण एक आनंददायक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय जल की तुलना में स्थल शीघ्रता से गर्म होता है। इस कारण गर्म हवाएं स्थल से ऊपर उठती हैं और ठंडी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। गर्म हवाएं स्थल से ऊपर की ओर उठती हैं और ठंडी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। समुद्र से स्थल की ओर ठंडी हवा के गमन को समुद्र समीर कहते हैं। अब ये प्रश्न बन जाता है भी समुद्र समीर किसे कहते हैं? तो इसमें कहेंगे समुद्र से स्थल की ओर बहने वाली ठंडी हवा को क्या कहेंगे? समुद्र समीर। इसी कारण गर्म प्रदेशों में समुद्र समीर लोगों को गर्मी से आराम प्रदान करती है। इसलिए तटीय क्षेत्रों में भवनों की खिड़कियां की दिशा समुद्र की ओर रखी जाती हैं। तो इसमें प्रश्न बन जाता है भी तटीय क्षेत्रों में भवनों की खिड़कियों की दिशा समुद्र की ओर क्यों रखी जाती है? तो इसमें क्या कहता है भाई, जो समुद्र है वो देर से ठंडा होता है, इसलिए खिड़कियां जो है समुद्र की तरफ रखी जाती हैं ताकि उसे ठंडी हवा आती रहे। यहाँ पर ये गर्म वायु है, ये सूर्य है, ये शीतल समुद्र है और ये इसमें मैदानी इलाका दिखाया गया है, गर्म स्थल दिखाया गया है। यहाँ पर ये चित्र है, ये दिखाया गया चित्र, यहाँ पर शीतल समुद्र गर्म स्थल है, यहाँ पर शीतल समुद्र है, ये खिड़कियाँ इधर दिखाई गई हैं यहाँ पर, और ये सूर्य दिखाया गया है, गर्म वायु ऐसी आती है इसमें। ये क्या है? समुद्र समीर है। रात के समय यह प्रक्रिया विपरीत हो जाती है। सूर्य के प्रकाश के अभाव में स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र ठंडा होता है। क्या होता है? शीघ्र ठंडा हो जाता है। समुद्र के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है और स्थल से ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है। समुद्र से
स्थल की ओर ठंडी हवा के गमन को स्थल समीर कहते हैं। प्रश्न भी स्थल समीर। अतः समुद्र के तट पर रहने वाले लोग अनुभव करते हैं कि दिन और रात के समय पवन की दिशा विपरीत हो जाती है। इस वीडियो में आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। शेष अध्याय हम इसे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक आपको समझ आएंगे, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।